हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जरा सोचिए कि जिस वायुमंडल को आज प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, क्या ये ऐसा ही था? और यदि इसका आंसर हां है कि हमारा वायुमंडल पहले से ही ऐसा था, दैट मीन्स कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसा कुछ नहीं होता है। अर्थात पृथ्वी की एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज बढ़ता है और पृथ्वी का तापन होते रहता है। परंतु वास्तविकता यह है कि जिस वायुमंडल को आज प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, यह ऐसा नहीं था। यह हमेशा चेंज हुआ है, अभी वर्तमान में भी यह चेंज हो रहा है, आगे आने वाले भविष्य में भी यह चेंज होता रहेगा। यानी कि सर, पृथ्वी की आयु जो कि हम 4.3 बिलियन ईयर मानते हैं, इस 4.3 बिलियन ईयर में कितने बार हमारा वायुमंडल चेंज हुआ और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जिसे हम देख रहे हैं, यह हमारा फंडामेंटल एटमॉस्फेयर नहीं है। यह जर्नी क्या है और इस जर्नी में क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आवश्यक इसलिए नहीं कि भाई यह केवल एक वीडियो है या फिर केवल एक कंटेंट है। आवश्यक इसलिए भी क्योंकि जब आप यूपीएससी में क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, तो वहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कि सर, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हमारा फंडामेंटल एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें चेंजेस आए हैं और चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस किस प्रकार से आए हैं, ये आपको अपनी आंसर राइटिंग में लिखना होता है। तो यदि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक आपकी आंसर राइटिंग के लिए हो सकता है। आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं कि भाई हमारा प्रेजेंट वायुमंडल कैसे बना है। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर 2025 के लिए फास्ट ट्रैक बैच, 2026 के लिए बैच और 2027 के लिए भी बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं, अर्थात P2I बैचेस, लॉन्ग टर्म बैचेस, ये तमाम प्रकार के बैचेस लॉन्च हुए हैं। और दिवाली के उपलक्ष्य पर यहां विशेष छूट भी आपके लिए प्रोवाइड कराई गई है। और यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे तो इन सभी बैचेस में आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी कि 2025 के एग्जाम में लगभग 200 दिनों के आसपास बचे हुए हैं और मई के पहले तक आपका संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि 2026 के आप छात्र हैं, 2027 के आप छात्र हैं, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लिक करके, जो अलग अलग लिंक है वहां पर क्लिक करके आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पर ऑफर्स अवेलेबल का ऑप्शन होगा, वहां पर AKV लाइव कोड का आप यूज करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर कंसर्न रेज कर सकते हैं और वहां पर आपका हर एक कंसर्न सॉल्व भी कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में हमारा वायुमंडल बना कैसे। इसके ये जो टॉपिक है इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं भाई कि एक्चुअल में ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं कि सर, ब्रह्मांड जिसकी आयु मानी जाती है 13.7 बिलियन ईयर, ये कैसे बना था। तो इसके लिए सर जॉर्ज लेमेत्रे ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे आप सभी जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से। आई थिंक यह सिद्धांत का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी पर या फिर ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऐसी अवस्था में विद्यमान नहीं थी। प्रारंभिक ब्रह्मांड अर्थात 13.7 बिलियन ईयर पहले एक आदिकण हुआ करता था जिसका ताप और दाब बहुत ज्यादा था, और इस ताप और दाब ज्यादा होने के परिणाम स्वरूप इसमें दाब मुक्त होने के नियमानुसार विस्फोट होता है। विस्फोट के द्वारा कुछ ही मिली सेकेंड में हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। इस टॉपिक को ज्यादा मैं डिटेल में एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा दूसरा है कि वायुमंडल का एक्चुअल में निर्माण कैसे हुआ है। तो इसीलिए हम इसी पर फोकस करेंगे। तो इसीलिए मैंने बिग बैंग थ्योरी को 2 लाइन में समेट कर रख दिया है। जरा आप समझिएगा कि यह बिग बैंग थ्योरी ही वही सिद्धांत है जो यह व्याख्या करती है कि एक्चुअल में सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ग्रह नक्षत्र तारे कैसे बने, उल्का पिंड कैसे बने। इन तमाम प्रकार के वस्तुओं के या फिर इन तमाम प्रकार के पिंडों के निर्माण की व्याख्या यह बिग बैंग थ्योरी करती है। यानी कि एक बात तो साफ है कि इसी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही हमारे सूर्य और ग्रह का निर्माण हुआ, और इस ग्रह में हम लेकर चलते हैं पृथ्वी, अर्थात दोनों ही इस सिद्धांत के द्वारा बने हैं। परंतु इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखते हैं तो एक आदिकण जिसका तापमान बहुत ही ज्यादा था और साथ में इसका वायुदाब भी ज्यादा था, अर्थात इसके विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो पिंड बने होंगे उनका भी तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा। परंतु
सूर्य जो कि एक तारा है, इसके नाभिक में नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है और नाभिकीय संलयन की प्रोसेस में सूर्य में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक्चुअली हीलियम का निर्माण करते हैं। यानी कि सूर्य के नाभिक में यह पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है और जब यह हीलियम का निर्माण करते हैं, दैट मीन्स कि यहां पर हीलियम और हाइड्रोजन से जो एनर्जी रिलीज होती है यह सौर पवनों के रूप में पृथ्वी पर आगमित होती है। यानी कि 4.3 बिलियन ईयर से पहले भी यदि हम चले जाते हैं, जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हम ये पढ़ते हैं कि भाई पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी, यानी कि लाइका एक फायरबॉल थी, इस समय पृथ्वी का जो वायुमंडल था यह फर्स्ट एटमॉस्फेयर कहलाता है, क्योंकि सूर्य के नाभिक में हो रहे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो सौर पवनें पृथ्वी पर आपतित होती हैं, या फिर वो सौर पवनें जिनका प्रभाव, सौर पवन का प्रभाव पृथ्वी पर आपतित होता है, इसका परिणाम हमें पृथ्वी पर फर्स्ट एटमॉस्फेयर के रूप में दिखाई देता है। अर्थात पृथ्वी का जो पहला वायुमंडल था यह सौर पवनों से बना हुआ था और यहां पर तापमान बट ऑब्वियस है कि ज्यादा था। यानी कि सर, पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी, यह प्रोसेस बाद में घटित हुई। एक्चुअली इससे पहले भी एक घटना यह हुई थी कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान की मात्रा बहुत ज्यादा थी। दूसरा टर्म यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आद्य कण में विस्फोट के द्वारा, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब आद्य कण में विस्फोट के द्वारा ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, दैट मीन्स इस समय हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पृथ्वी पर भी ज्यादा थी। यानी कि सर, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में आप पाएंगे कि सौर पवनों की मात्रा ज्यादा है, पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा है, परंतु यहां पर अभी ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होना बाकी है। वह प्रक्रिया जिसके अनुसार हम बोलते हैं कि अर्थ इज लाइक अ फायरबॉल इनिशियल स्टेज में। अब वो कैसे हुआ? तो समय के साथ ये जो सौर पवन है और जो पृथ्वी है, यानी कि बोला जाए तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी में कुछ डिफरेंस आना प्रारंभ हुए होंगे। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा भूगोलवेत्ताओं का कहना है। और जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी में एक प्रकार से शीतलन की क्रिया हुई। यहां पर शीतलन कैसे? तो जब यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही थी और गति करते हुए इन्होंने अपना फैलाव किया, फैलाव के द्वारा अन्य पिंड आकर इसमें जुड़े और अन्य पिंडों के जुड़ने के कारण यहां पृथ्वी का जो तापमान था यह कंपैरेटिवली कम होना प्रारंभ हुआ। और जब पृथ्वी का शीतलन प्रारंभ होता है तो पृथ्वी के शीतलन के परिणाम स्वरूप इसमें कुछ दरारें उत्पन्न होती हैं। अब ये दरारें कैसे आई? तो सामान्य सी बात है कि जब आप किसी भी वस्तु को ठंडा करते हैं तो ठंडा होने पर वह सिकुड़ती है, यानी कि श्रिंक होती है, और सिकुड़ने पर उसमें कुछ क्रैक्स आना स्वाभाविक है। इसको यदि आप ना समझ पा रहे हो तो एक प्लास्टिक की बोतल लें, प्लास्टिक की बोतल को आप जला दें, जलाने के पश्चात उसको आप पानी में डाल दें और पानी में डालने के पश्चात आप देखेंगे कि उसको आप इजिली तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में आपने जब प्लास्टिक की बोतल जलाई, जलाने पर उसका तापमान बढ़ा और जब आपने उसको पानी में डाल दिया तो उसका तापमान घट गया और घटने के पश्चात वो एक सख्त रूप में आ गई और साथ में वो श्रिंक हो गई। जब तक वो जल रही थी उसका फैलाव हो रहा था, परंतु जैसे ही उसको आपने पानी में डाला तो ये इतनी बड़ी पानी की बोतल सिकुड़कर इतने से डब्बे में अब पैक हो सकती है। इसको कहा जाता है कि पृथ्वी की शीतलन की क्रिया में पृथ्वी का सिकुड़न भी प्रारंभ हुआ था और इस सिकुड़न में विभिन्न प्रकार के क्रैक्स भी आए थे। जो आप सोच रहे हैं अभी, जो आपके मन में आ रहा है कि सर यदि किसी भी चीज को सिकोड़ेंगे तो यहां पर तो दरारों की जगह कुछ मोड़ आना प्रारंभ होंगे। ये मोड़ जब आएंगे जब पृथ्वी के अंदर का जो भाग है एक्चुअल में यह सख्त होगा, परंतु अभी पृथ्वी के अंदर का भाग सख्त नहीं था। पृथ्वी अंदर से पूरा का पूरा मैग्मा से भरी हुई थी और यही मैग्मा अब प्रकट होने वाला है वायुमंडल में, यानी कि या फिर कहा जाए स्थल मंडल में। तो याद रखें कि पृथ्वी का शीतलन प्रारंभ होता है। शीतलन प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप इसमें कुछ क्रैक्स आना प्रारंभ होते हैं, अर्थात कुछ दरारें यहां आना प्रारंभ होती हैं और इन दरारों के आने के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के गर्भ में भरा हुआ मैग्मा है, यह मैग्मा भूपटल पर प्रकट होता है। और जब यह मैग्मा भूपटल पर प्रकट होता है तो इसको आप बोल सकते हैं कि यह ज्वालामुखी का दरारीय उद्गार होगा।
है ना। और जब यहां पर ज्वालामुखी का दरारीय उद्गार होना प्रारंभ होता है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई थिंक समझने के लिए इतना काफी रहेगा। और यदि आप इसको एज अ नोट्स अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। मैं बहुत ही आराम से इस वीडियो में बोल रहा हूं ताकि आपको ये पूरी बातें समझ में आए। यदि आपको ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस पर आप डिस्कशन चाहते हैं कि सर XYZ टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो आपके सजेशंस इनवाइट हैं, मैं उन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? अब चलिए प्रारंभ करते हैं भाई। तो यहां पर आप देखें कि जब दरारें आई और दरारों से मैग्मा बाहर आया तो ये ज्वालामुखी उद्गार तो था, परंतु वैसा उद्गार नहीं था जैसा वास्तविकता में हम देखते हैं। बेसिकली दो प्रकार के उद्गार होते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। एक होता है केंद्रीय उद्गार और एक माना जाता है दरारीय उद्गार। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और जिस ज्वालामुखी को वास्तविकता में हम देखते हैं कुछ इस प्रकार की संरचना, इसे कहा जाता है बच्चे केंद्रीय उद्गार की प्रक्रिया। और यही होता है विनाशकारी, अर्थात इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी, ये तमाम प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। और एक होता है दरारीय उद्गार जिसमें कोई दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं और दूर जाने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है ये धीरे धीरे लावा के फॉर्म में पृथ्वी पर प्रकट होता है। इसको कहा जाता है दरारीय उद्गार की प्रोसेस। और इस समय एक्चुअल में पृथ्वी पर दरारीय उद्गार भी घटित हुए थे और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के केंद्रीय उद्गार भी घटित हुए थे। और इन दोनों ही प्रोसेस में जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो याद रखें कि ज्वालामुखी से हम बोलते हैं कि बेसिकली लावा निकलता है, परंतु आप याद रखें कि लावा के अलावा और भी कई एसेंशियल पदार्थ यहां से निकलते हैं और इनमें जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है यह तो नो डाउट लावा है, परंतु लावा के साथ साथ विषाक्त गैसें भी निकलती हैं। विषाक्त गैसों के अलावा यहां से बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प भी निकलती है। तो यहां कहा जाता है कि अब इस ज्वालामुखी उद्गार की प्रोसेस में ये जो विषाक्त गैसें निकली और बहुत अधिक मात्रा में ये जो जलवाष्प निकली, इसने पृथ्वी के दूसरे वायुमंडल का निर्माण किया। किस प्रकार से किया तो इसको समझ लेते हैं भाई। ये विषाक्त गैसों में मेनली कौन सी गैसें थी भाई? तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और साथ में जितनी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि समस्त प्रकार की विषाक्त गैसें इस क्षेत्र में विद्यमान थी। और इन गैसों के द्वारा पृथ्वी पर एक विषैले वायुमंडल का निर्माण हुआ जो कि जीवन के लिए बिल्कुल भी तथा भी उत्तरदायी नहीं था। परंतु अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले हुई या फिर ऑक्सीजन की उत्पत्ति पहले हुई? यानी कि ये वही वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मुर्गी पहले आई या फिर अंडा पहले आया। यदि हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति पहले हुई तो ऑक्सीजन को छोड़ने वाले पेड़ पौधे तो यहां पर थे ही नहीं, तो ऑक्सीजन कैसे आ गई? और यदि मनुष्यों की उत्पत्ति या फिर जीवन की उत्पत्ति किसी भी फॉर्म में पहले हुई है तो ऑक्सीजन थी ही नहीं, जीवन कैसे यहां पर पनप सकता है? परंतु याद रखें इसका आंसर अभी आपको मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। जब आप यहां पर देखेंगे तो ये लावा, विषाक्त गैसें और जलवाष्प, इन्होंने पृथ्वी के सेकंड वायुमंडल अर्थात सेकंड एटमॉस्फेयर का निर्माण किया। अब विषाक्त गैसें तो अपना कार्य कर रही थी, ये इनका कार्य ये था कि भाई ये पूरे वायुमंडल में फैलकर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कर रही थी। परंतु जो जलवाष्प है, शायद आप जानते हैं कि यह जलवाष्प अर्थात वाटर वेपर कंपैरेटिवली हल्की होती है अन्य गैसों के। और जो हल्की गैस है, आप इसके लिए देखते हैं कि यहां इसकी जो गति है यह सदैव नीचे से ऊपर की ओर होती है। दो प्रकार की वायु है, एक है ठंडी और एक है गर्म। जो गर्म वायु है इसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है और जो ठंडी वायु है उसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका साक्षात एग्जाम्पल है कि हम एसी ऊपर लगाते हैं और हीटर हम नीचे लगाते हैं। तो यहां पर अब जब सेकंड वायुमंडल बनकर तैयार है और साथ में यहां विभिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प हमारे वायुमंडल में आ चुकी हैं, तो जलवाष्प ने यहां ऊपर उठना प्रारंभ किया, अर्थात ये नीचे से ऊपर की ओर गतिमान हुई और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। नीचे से ऊपर की ओर ये गतिमान हुई और साथ में इसमें तापमान घटा और तापमान घटने के परिणाम स्वरूप अब ऐसा नहीं था भाई कि एक स्पेशल टाइम के लिए ही जलवाष्प निकली थी, इसके बाद जलवाष्प निकलना बंद हो गई। समय समय पर बहुत लंबे समय तक
यहां ज्वालामुखी उद्गार की प्रोसेस हो रही थी और विषाक्त गैसों का निकलना जारी था। और साथ में यहां याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा सेकंड वायुमंडल था, इसमें एसेंशियल गैसों की मात्रा कितनी थी, जरा ध्यान से आप देखिएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज था, यह अकेला था लगभग 70% के आसपास। जरा सोचें कि अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी पर जीवन पहले आया या फिर ऑक्सीजन पहले आई, अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऑक्सीजन की मात्रा 0.034% हुई नहीं है, ये हो जाएगी। और कहा जाता है कि यदि ये हो गई तो मानव के लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तो जब 70% रही होगी तो क्या जीवन संभव हो पाया होगा? आंसर है नहीं। दैट मीन्स हमसे हमारी स्टडी में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है यह जानने के लिए कि वायुमंडल कैसे बना है और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहां पर याद रखें कि अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम थी, यानी कि ये अब्सेंट थी। और यहां पर मैं CO2 को ही केवल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेसिकली आज जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए जो एसेंशियल या फिर जो रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है, ये CO2 को ही माना जाता है। इसीलिए मैं मेनली CO2 का ही यहां पर जिक्र कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जलवाष्प थी, ये नीचे से ऊपर की ओर गति करती है क्योंकि ये हल्की होती है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है तो सामान्य सा एक नियम है कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है और तापमान घटने के परिणाम स्वरूप यहां एक प्रोसेस घटित होती है, इसको कहा जाता है संघनन की क्रिया। और जब संघनन की क्रिया होती है तो संघनन द्वारा बेसिकली होता है बादलों का निर्माण। और जब बादल निर्माण होता है तो भाई कोई भी बादल, कोई भी क्लाउड जब संतृप्त हो जाता है तो यह कराता है एक्चुअली वर्षा। और कहा जाता है कि पृथ्वी के शीतलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह पूरी घटना जब घटित हुई तो इसके पश्चात पृथ्वी पर एक युग चला और इस युग को नाम दिया जाता है वर्षण का युग। और कहा जाता है कि लगभग 200 वर्षों तक, मैं एग्जैक्ट डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु विभिन्न प्रकार की स्टडीज में यह बताया गया है कि लगभग बहुत लंबे समय तक, इसको सामान्यतः माना जाता है 200 वर्ष तक पृथ्वी पर लगातार वर्षा हुई। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यहां जो सेकंड वायुमंडल बना था, यहां CO2 का परसेंटेज कितना था? लगभग 70%। तो इसी वर्षा जल में जब यही वर्षा जल जब वायुमंडल से नीचे गिरता है तो इसी जल में विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसें घुलित हो जाती हैं। और जब यह पर्वतों के ऊपर से गुजरते हुए महासागरों में आता है तो यहां पर एक और थ्योरी निकल कर आती है कि भाई पृथ्वी पर चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। एक वर्तमान स्टडी के कारण यह जो थ्योरी है बेसिकली डिस्प्यूटेड हो गई है, परंतु इसको समझाने के लिए आपका जानना आवश्यक है कि एक थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के ही टूटने से हुआ। बेसिकली हमारे ब्रह्मांड में जो विभिन्न प्रकार के पिंड भ्रमण कर रहे थे, इन्हीं में से एक पिंड आकर या फिर एक उल्का पिंड आकर जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी से ही टूटकर चंद्रमा का निर्माण होता है। और जिस भाग से चंद्रमा टूटा वहीं पर आज महासागर है। यह एक थ्योरी है। इस थ्योरी को चैलेंज किया जा रहा है आज वर्तमान कंटेक्स्ट में, और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखा है, आप करंट अफेयर्स की मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परंतु यदि इसी थ्योरी को हम सत्य माने तो भाई यहां कहा जाता है कि संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादलों का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर एक युग चला और इस युग को नाम दिया जाता है वर्षा का युग। और इसी वर्षा युग के द्वारा पृथ्वी पर निर्माण हुआ महासागरों का। परंतु याद रखें कि ये जो महासागर थे ये वर्तमान महासागरों जैसे नहीं थे, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा परसेंटेज विद्यमान था। और इसी समय पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव थे जो सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, परंतु इन्हीं जीवों का एक मेन रोल था पृथ्वी पर वायुमंडल को पनपाने में, अर्थात वायुमंडल को जन्म देने में। हाउ? तो यहां बात याद रखें कि भाई वर्षा युग के दौरान महासागरों का निर्माण हुआ और इसी समय महासागरों में एक बैक्टीरिया निवास करता था और इस बैक्टीरिया को बेसिकली कहा जाता था साइनो बैक्टीरिया। और यह साइनो बैक्टीरिया करता था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इस साइनो बैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप आप पाते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को यह एब्जॉर्ब करता है
और एब्जॉर्ब करने के परिणाम स्वरूप सह उत्पाद के रूप में यह ऑक्सीजन को मुक्त करता है और ऐसे हमारी पृथ्वी पर आती है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो जाती है यहां पर, और आज हमको बेसिकली ऑक्सीजन दिखाई देती है। अब वो प्रश्न जो कि मैंने आपसे बीच में किया कि भाई पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन आई या फिर जीवन आया, तो इसका आंसर है कि पृथ्वी पर जीवन पहले आया और ये जीवन आया साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में। अब यहां से जो भारी गैसें थी उन्होंने अपना आवरण लेना चालू किया और जो अन्य हल्की गैसें थी वो धीरे 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 वायुमंडल में ऊपर की ओर गमन करती गई। अर्थात वो इसेंशियल गैसें जो कि जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका आवरण आपको यहां पर देखने के लिए मिला। और यह प्रोसेस इतनी ज्यादा मात्रा में घटित हुई कि साइनोबैक्टीरिया से ही फिर आप आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यही साइनोबैक्टीरिया हमारे जीवन का आधार बनता है और यहीं से अन्य जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है, चाहे वो अकशेरुकीय जीव हो या फिर एक कशेरुकीय जीव हो, है ना, या फिर बहुकोशिकीय जीव हो, और वहां से लेकर होमो सेपियंस तक के बनने की एक कहानी आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि हमारा टॉपिक है वायुमंडल की उत्पत्ति, इसलिए हम जीवन की उत्पत्ति पर अभी नहीं पढ़ेंगे। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, जब आप बेसिकली वायुमंडल को पढ़ते हैं तो यहां कई डायमेंशन निकल कर आते हैं। यूट्यूब पर यह सभी डायमेंशन बताना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि भाई यूपीएससी को जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा समझते हैं, वो वैसा उतना सिंपल नहीं है। बेसिकली ज्योग्राफी को हम बोलते हैं, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। पेड क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझसे एक बार क्वेश्चन किया था कि सर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में मैंने सुना था, ये इतनी सारी ज्योग्राफी कहां से आ गई? जियोमॉर्फोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी आ गई, क्लाइमेटोलॉजी आ गई, ओशनोग्राफी आ गई, ये सब क्या है? तो एक्चुअल में आप यदि इन सभी ज्योग्राफी की ब्रांचेस को देखें तो ये आपस में इंटरकनेक्ट है और ये इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ये अकेला ज्योग्राफी में नहीं होता, हर सब्जेक्ट में इंटरकनेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब पर बताना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, कारण यह है कि इतनी बड़ी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो स्टूडेंट पसंद ही नहीं करते हैं, उसे सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप सपोर्ट करें तो मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं, और यदि आप वाकई में सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप इन बैचेस को विजिट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आगामी समय में आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वापस आए यदि यहां पर, तो फिर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी अधिक घटित होती है और फिर अन्य प्रक्रियाएं इतनी घटित होती हैं कि सह उत्पाद के तौर पर ऑक्सीजन तो आती ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह लगभग 21% हो जाती है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहां से लाइफ आपको बहुत अधिक विकसित होती हुई दिखाई देगी। जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा 78% हो जाती है और साथ में जो ऑर्गन है इसकी मात्रा 0.9% हो जाती है। अब यह मत पूछना अभी कि ऑर्गन कैसे आई, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले हुआ करती थी 70%, ये घटकर हो जाती है 0.030%। जी हाँ, 0.030%, क्योंकि वर्तमान वायुमंडल में यह 0.033% है। वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में चालू हुआ था और इसी को नाम दिया जाता है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का। पश्चात धीरे 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 और अधिक चेंजेस आते हैं वायुमंडल में, और साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर अब हम प्रेजेंट वायुमंडल को, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को, वर्तमान वायुमंडल को कुछ इस तरीके से विभाजित करते हैं कि सर ये है हमारी अर्थ, और अर्थ से ऊपर जाने पर वायुमंडल की विभिन्न परतें आपको दिखाई देती हैं। ये परतों में सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर समस्त प्रकार की मानवीय क्रियाएं एक्चुअली घटित होती हैं। इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। अब चाहे वो बादलों का बनना हो, चाहे वो तड़च झंझा हो, अर्थात बादलों का चमकना हो, बिजली का चमकना हो, चाहे वो वर्षण हो, चाहे तमाम प्रकार की एक्टिविटीज जितनी भी आप सोच सकते हैं, वे सभी एक्टिविटीज यहां पर दिखाई देती हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सामान्यतः मानी जाती है कि भाई ये है 18 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक। और आपने इस बार ही यूपीएससी में एक क्वेश्चन देखा होगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर घटती है या बढ़ती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई रिपीट, क्षोभ मंडल की मोटाई
ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर घटती है या बढ़ती है, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपसे चाहूंगा। पश्चात इसके जब आप क्षोभ मंडल से ऊपर बढ़ते हैं तो आपको एक अन्य मंडल दिखाई देता है। हाँ, साथ में क्षोभ मंडल से नीचे से ऊपर जाने पर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, इसमें कमी दिखाई देती है, अर्थात इसमें कंटिन्यूसली आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। पश्चात हम आगे आते हैं और आगे आने पर इससे ऊपर आपको एक और मंडल दिखाई देता है, इसको कहा जाता है समताप मंडल। और इस समताप मंडल में एक जोन है जिसे कहा जाता है ओजोन परत का एरिया। और इसी ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ही कहा जाता है भाई कि पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो यूवी रेज हैं, ये नहीं पहुंच पाती हैं। और यही मेन रीजन है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के रोग नहीं जन्म ले पा रहे हैं और पृथ्वी का जो तापमान है ये बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इस क्षेत्र को कहा जाता है ओजोन मंडल वाला एरिया, अर्थात ओजोन लेयर या ओजोन मंडल, जिसके ऊपर दिखाई देता है समताप मंडल। और यहां नीचे से ऊपर जाने पर कुछ अलग प्रकार की प्रोसेस, अर्थात तापमान बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है और इस सूर्य के प्रकाश में जो यूवी रेज हैं, ये इसको रोककर ऊपर से ही परावर्तित कर देती हैं, ये इसको अंदर प्रवेश नहीं करने देती। और कभी भी यदि आप ये बोल रहे हैं कि भाई इस ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, वास्तविकता यह है कि ओजोन लेयर में कभी भी छेद नहीं होता। जितने भी टर्म्स हमको बताए जाते हैं ये थोड़े से गलत होते हैं। कारण यह है कि यदि उन स्टडीज को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि ओजोन परत में छिद्र नहीं होता है। ओजोन परत की मोटाई कम होती है, जिसको नापा जाता है डॉप्सन इकाई में। जब इसकी मोटाई कम हो जाती है तो इसको ओजोन छिद्र का नाम दिया जाता है। और यही छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका वाले सेक्शन में। इसके ऊपर आपको समताप मंडल दिखाई देगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी होती है भाई? तो भू सतह से यदि हम ऊंचाई लें तो ये लगभग 50 किलोमीटर तक का दिखाई देगा। और इस 50 किलोमीटर में भी आप याद रखें कि 15 से 35 किलोमीटर तक लगभग ओजोन मंडल ही दिखाई देता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है। और मध्य मंडल में, अच्छा, समताप मंडल की यदि हम बात करते हैं ना, तो यहां पर जो पवनें हैं ये वर्टिकली फ्लो करती हैं। और वर्टिकली फ्लो करती हैं यानी कि क्षैतिज रूप में फ्लो करती हैं। इसीलिए जितने भी प्रकार के वायुयान हैं वो आपको यहीं पर चलते हुए नजर आएंगे, है ना। वायुयान यहां नहीं चलते क्योंकि यहां जो पवन प्रवाह होता है ये नीचे से ऊपर की ओर होता है। और समताप मंडल में ये वर्टिकली होता है ना, सॉरी, हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। इसीलिए वायुयान यहां पर चलते हैं। मध्य मंडल की बात करें तो यह दिखाई देता है हमें 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और यहां पर वापस से पवन के सामान्य नियमानुसार यहां तापमान गिरता है। इसके ऊपर तापमंडल दिखाई देगा। और तापमंडल का अर्थ ही है भाई कि यहां तापमान में वापस से वृद्धि दिखाई देती है। सबसे पहले यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई पूरे इस लेयर में जो सबसे कम तापमान है ये कहां देखने के लिए मिलेगा, तो दैट इज मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिखाई देता है। और यह माना जाता है लगभग 100 से 120 किलोमीटर अलग अलग क्षेत्रों में। इसके पश्चात वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है, तो इसको मैं नहीं लिखता हूं। कारण यह है कि भाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिया हुआ है, तापमंडल के बारे में बेसिकली पूछा नहीं जाता है। इसके ऊपर आपको दिखाई देगा बहिर्मंडल वाला एरिया। और ये बहिर्मंडल को ही कहा जाता है अंतरिक्ष वाला क्षेत्र। फिर जैसे जैसे यानी कि हमने ये प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जैसे ही प्राप्त किया तो नई नई स्टडीज के आधार पर हमने वायुमंडल को इस प्रकार से बांट लिया। इज दैट क्लियर? और ऐसे बनकर तैयार होता है हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर या फिर वर्तमान वायुमंडल। और इस पूरी थ्योरी से हमें यह मालूम चलता है कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हमारा फंडामेंटल एटमॉस्फेयर नहीं है, यह एवरी टाइम, हर समय चेंज होता रहता है। यदि आपको यह वीडियो वाकई में पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने पॉजिटिव कमेंट देने का प्रयास करें और अपना पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर जरूर देकर जाएं। इसे आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये अन्य लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप P2I बैचेस यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक करके AKB लाइव कोड का यूज करके आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।